जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीज़ अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9 फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है? द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है? तो ये आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो बटन है उसे प्रेस करें, ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। तो पहले वो लिखता है कि द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सिस्टम। मतलब कि सिस्टम की डेफिनेशन है, क्योंकि बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सही है? और सिस्टम के अलावा जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, कोई गैस मालिक्यूल्स है, ठीक है? और इस बॉक्स के अंदर जितने भी मालिक्यूल्स है वो सिस्टम है। लेकिन इस बॉक्स के बाहर, ये सिलेंडर के बाहर जितना भी एरिया है, ये क्या होगा, आपके पास सराउंडिंग होगा। क्या होगा? सराउंडिंग। जस्ट लाइक अ रूम। जैसे रूम में हम बैठे हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो एक सिस्टम है। तो रूम से बाहर क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है? अब नेक्स्ट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम वो एक सिस्टम है, जैसे कि ये एक, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है? या सिलेंडर जो भी है, इसके अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल जो है वो दीवारों पर क्या लगाते हैं, अपनी वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन बाहर पे जो प्रेशर है वो उन पर एक्सर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे एग्जाम होते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं एक रूम के अंदर, कि मैं आइसोलेट हूँ इस टाइम क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो इसी तरह ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे है। मॉलिक्यूल्स अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर का प्रेशर उस पर एक्ट नहीं कर रहा। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स अनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं करना कि कंसिडर टू बॉल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से पहले स्टूडेंट आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है ये वाली जो ऊपर येलो लाइन के अंदर है, कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब कि जब आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई फोर्स बाहर की एक्ट नहीं कर रही होती, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होता है बेसिकली, वो फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है? एक बात ये होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन की तरफ आना है, और एक्सप्लेनेशन से पहले आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है? ये डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे आपने करनी है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब वो कहता है कि कंसीडर सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ M1 एंड M2, सपोज द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी V1 एंड V2 along a straight line in the same direction। वो कहता है आपके पास M1 बॉल M2 है, जिनकी वेलोसिटी V1 और V2 है, और एक ही डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहे हैं। बट नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ V1 इज़ ग्रेटर देन V2, मतलब कि वेलोसिटी V1 जो है वो ग्रेटर किससे, V2 से, द बॉल्स विल कोलाइड एंड शोन इन फिगर। फिर इसके बाद यहाँ पे वो दोनों बॉल आपस में कोलाइड करती है। और ये शर्त आपने याद रखनी है कि V1 की वेलोसिटी जो है बेसिकली वो ग्रेटर है किससे, V2 से। देखो, एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो फिर आपस में कोलाइड करेंगे, या फिर आगे वाली बॉल की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, पहले वाली बॉल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस होगा तो वो कोलाइड करेंगे, अदरवाइज कोलाइड नहीं करेंगे। अब ये कोलाइड उन्होंने कर ली। इफ देयर वेलोसिटी बिकम्स V1 प्राइम एंड V2 प्राइम रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब जब वो आपस में कोलाइड कर लेंगे, ठीक है, तो पहले V1 वेलोसिटी थी, फिर V2, लेकिन कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, V1 प्राइम एंड V2 प्राइम, क्योंकि उनकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हम मतलब V1 प्राइम से हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें वो क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। वो कहता है M1 V1 प्लस M2 V2। देखो, बिफोर की बात कर रहे हैं, तो बिफोर में क्या है कि M1 V1 M2 V2।
टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन में क्या आपके पास m1 m2 तो वही होगा जैसे यहाँ पे था, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम होगी। ठीक है, ये आपने इक्वेशन है, ये आपने लिख लेनी है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट दैट, वो हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे ये आपने दोबारा लिखना है कि दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन, वो कहता है m1 v1 प्लस m2 v2, जो कि हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। ये आपके पास क्या है, बिफोर कोलिजन है, और ये क्या आफ्टर कोलिजन है, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक है, उन्होंने एज अ कंसेप्चुअल अगर उन्होंने सीखना है, तो यहाँ पे मैंने डेरिवेशन भी की हुई है कि ये इक्वेशन कैसे आई, तो यहाँ से फिर कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आई इज इक्वल टू डेल पी, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आई इम्पल्स है और डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो आई इम्पल्स किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लिटी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये इक्वेशन जो है आपने बिल्कुल ऐसे याद कर लेनी है। अब इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल क्या होगा कि देखो बॉल मूव कर रही है, उसका मोमेंटम तो होगा ना, तो बेसिकली ये जो है ये एफ क्रॉस टी, ये बिल्कुल आपने वैसे लिखना है। तो अब हम लिख रहे हैं इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल का जो फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, वो लिखेंगे। फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्राइम, और माइनस, क्योंकि डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे m1 v1 है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखें कि जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या आपके पास, ये m1, क्योंकि ये मैथ जो है ये m1 ही है, ये क्या है m2 है। ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम क्या आएगा आपके पास, m1 v1 प्राइम, और इनिशियल मोमेंटम क्या था m1 v1, मतलब कि प्राइम का थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह m2 v2 प्राइम, m2 v2। ठीक है, तो इसी तरह आपने लिखना है यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट का, ये m1 v1 प्राइम माइनस m2, सॉरी m1 v1 हो गया, सही। इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉल, अब सेकंड बॉल के ये केस जो है बेसिकली ये तो बिल्कुल वैसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइम भी लिख दें, ये क्योंकि फर्स्ट बॉल है, प्राइम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉल जो है वो क्या है आपके पास, एफ क्रॉस टी m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो ये मैं दोबारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मैंने फाइनल में से इनिशियल लिखा है मैंने, ये क्या आपके पास है यहाँ पे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, मतलब कि ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे कि देखो एफ प्राइम मल्टीप्लिटी एफ मल्टीप्लिटी, ये देखो ये प्लस कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने वैसे लिख दिया, दरमियान में प्लस लिखे, इस इक्वेशन को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये एफ क्रॉस टी प्लस एफ क्रॉस टी, इसमें से क्या टी कॉमन है, कॉमन ले लिया, और फोर्स यहाँ पे क्या है बेसिकली डिफरेंट है, ये एफ है ये एफ प्राइम है, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैंने खोल दिया सारा, कोई भी चेंज मैंने इसके अंदर नहीं किया। m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, ये मैंने वैसे लिख दिया, प्लस वैसे के वैसे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ये मैंने वैसे लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे देखें कि ये जब यहाँ पे टकराएंगे तो ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये फोर्स इस पे लगाएगा, हर एक्शन के क्या रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ आपको याद आ रहा होगा। तो इसलिए एक फोर्स को हम क्या करेंगे, नेगेटिव, जहाँ जो ये आपके पास है, क्या नेगेटिव है, तो क्यों अपोजिट है ना, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, दूसरा भी लगा रहा है, तो अपोजिट है, नेगेटिव साइन यहाँ पे एक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम की जगह माइनस एफ लिख दो, या फिर एफ की जगह माइनस एफ लिख दो। मैं यहाँ पे एफ प्राइम की जगह माइनस एफ लिख रहा हूँ, तो एफ प्राइम जो है ये रहा, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस एफ लिख रहा हूँ, प्लस एफ वैसे का वैसे, टी वैसे का वैसे, और सारी इक्वेशन मैंने वैसे लिख दी। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस ये कट गए, यहाँ पे जीरो आ गया, क्योंकि टी जब मल्टीप्लाई हो गया ये जीरो आ गया, ये सारी इक्वेशन वैसे आ गई। अब यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वाली m2v2 माइनस इधर पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, और ये भी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ आप थोड़ा कंपैरिजन करें इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे देखें ये वही इक्वेशन नहीं है कि m1v1 प्लस m2v2, यहाँ पे देखें m1v1 प्लस m2v2, यहाँ पे देखिए m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यहाँ पे m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया।
तो नेक्स्ट जो है बेसिकली, अब वो ना एक प्रिंसिपल बता रहा है आपको एग्जांपल, कि अगर एक बॉल रेस्ट में हो सेकंड बॉल, तो फिर आपका मोमेंटम जो है वो मतलब कि कैसे कंजर्व रहेगा, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर द collision of two identical balls in which second ball is at rest। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, आपने फिर इसे पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे V1 बॉल है और V2 बॉल रेस्ट में। अब ये इसकी तरफ आ रही है, यहाँ पे ये आपस में कोलाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे जितना भी मोमेंटम होगा ट्रांसफ़र करेगा। ये बिफोर है। आफ्टर कोलिजन में क्या होगा कि जो V1 वेलोसिटी है टकराने के बाद V1 प्राइम हो जाएगा, V2 वेलोसिटी है वो V2 प्राइम हो जाएगी। लेकिन ये बॉल जैसे यहाँ पे टकराएगा तो ये रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट वाली बॉल जो है आगे चली जाएगी। जैसे बिलियर्ड बॉल आप खेलते हो, आप जब शॉट लगाते हैं तो जो रेस्ट में होती है वो मोशन में आ जाती है, जो बॉल आके टकराती है पीछे से, मतलब कि ये ऐसे है ना, एक बॉल यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, दूसरी यहाँ पे ऐसे आ रही है इस तरफ, तो इसको ऐसे लगेगी, तो बेसिकली ये बॉल मूव करने लग जाएगी और ये बॉल यहाँ पे आके रेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी सेम यही है कि V1 प्राइम यहाँ मोशन में है, या V1 मोशन में है ना, तो V1 प्राइम ज़ीरो हो जाएगा, V2 यहाँ पे ज़ीरो है, V2 प्राइम V1 वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रिंसिपल है मोमेंटम का, ये सिर्फ मैक्रो ऑब्जेक्ट पे वैलिड नहीं है, बल्कि ये माइक्रो ऑब्जेक्ट पे भी एप्लीकेबल है, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट मैक्रो कहते हैं बड़े ऑब्जेक्ट को, और माइक्रो कहते हैं बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेकिन साइड इन्फॉर्मेशन में ये आपको देखिए, एक आदमी बैठा है गाड़ी के अंदर, तो ये हम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन मूविंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द विंड शील्ड। तो स्टूडेंट वो कहते हैं कि जब ना जैसे ये ड्राइवर कार चला रहा है, तो अगर ये सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे तो पैसेंजर मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्टीयरिंग व्हील की तरफ आगे मूव करते हैं, या वाइंड शील्ड की तरफ आगे जो शीशा है उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो वो फिर नेक्स्ट कहता है कि अगर seat pedals prevent the passenger from the moving, the chances of hitting the passenger against the windshield or steering wheel are reduced। वो कहते हैं अगर ये सीट बेल्ट यहाँ पे अगर ये बांध देता है तो कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। आपको पता है कि जब सीट बेल्ट इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग सीट बेल्ट पहनने चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसे एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आप सीट बेल्ट की वजह से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको पहनना चाहिए। ये आपका जो बेसिकली हिटिंग पॉइंट होते हैं वो क्या रिड्यूस करता है, ठीक है। अब इसकी दो एग्जाम्पल है वो भी डिस्कस करते हैं। 3.5 एग्जाम्पल में वो कहता है कि बुलेट ऑफ मैस M1 फायर फ्रॉम गन ऑफ मैस M2। कि बुलेट है उसका मैस M1 है, उसे गन से फायर किया, जो गन का मैस क्या M2 है। कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट V1 जस्ट फॉर हिटिंग आफ्टर फायरिंग। वो कहता है कि आप क्या करें कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन की वेलोसिटी मालूम करें एज कम्पेयर टू जो वेलोसिटी बुलेट V1 है उसकी वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग। तो आपको पता है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल ये गन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये गन है, आप क्या करते हैं यहाँ से बुलेट फायर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब गन चलती है ना तो बेसिकली बुलेट आगे की तरफ जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जो है बेसिकली V1 है, ठीक है। तो अब जो ये गन है वो पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, पीछे की तरफ क्या होती है, रिकॉयल, झटका खाती है। तो उसकी वेलोसिटी क्या V2 है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि कहता है बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज दैट ऑफ गन वाज जीरो। वेलोसिटी बुलेट की और गन की फायरिंग से पहले जीरो है, देयरफॉर इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ बुलेट एंड गन आल्सो जीरो। इसलिए जो मोमेंटम गन का है फायर करने से पहले, और गन का भी बुलेट का भी, दोनों का जीरो है। बट आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड द वेलोसिटी V1, बुलेट देखो यहाँ मूव कर रही है V1 से, वेयर एज गन मूव वेलोसिटी V2, और गन की वेलोसिटी क्या V2 है। इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल में भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे देखें कि
According to law of conservation of momentum, student, total momentum before collision and the total after momentum before collision. देखो शुरू में क्या था, आपके पास 0 था, ठीक है। बाद में आपके पास मोमेंटम m1 का भी है, मैस 1 का भी है, मैस 2 का भी है। शुरू में तो आपको पता है कि जब फायर नहीं करेंगे तो वो 0 होगा। तो ये आपके पास आफ्टर में क्या m1 v1 प्लस m2 v2, ये बुलेट का है, ये कि गन का है। तो यहाँ से जो है बेसिकली अगर हम देखें कि ये जो m1 v1 है, इसको इस साइड पे लेके जाएँ तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये नेगेटिव हो गया, सही है। यहाँ से हम बेसिकली क्योंकि ये इधर लेके जाएँगे तो क्योंकि हमने तो v2 मालूम करना है, तो ये यहीं रखेंगे टर्म, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने v2 मालूम करना है, m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन, ये v2 जो वेलोसिटी है ये किसकी है, गन की है। तो आगे ये क्या कहता है, नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट गन मूव्स फॉरवर्ड opposite to the bullet. It is because of backward motion of the gun that shooter gets a jerk on the shoulder. तो वो कहते हैं नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बुलेट और गन की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट है, इसीलिए जो शूटर होता है उसको जर्क फील होता है शोल्डर पर। तो स्टूडेंट यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। वो कहता है कि व्हेन गन फायर्ड, ठीक है, इट recoils, RECOILS, recoils y। तो वो कहते हैं जब गन आप चलाते हैं तो गन पीछे की तरफ झटक आती है, क्यों? तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसकी 2 रीज़न होती हैं, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर एक्शन के क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसमें ये भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर रेफरेंस दे सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टॉपिक है, इसका ये भी रेफरेंस दे के आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3.6 लास्ट हमारी एग्जांपल है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कहते हैं बॉल ऑफ मैस 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो पहला मैस है m1 लिख दिया 3, पहली वेलोसिटी है v1 लिख दी 5, ठीक है। कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल मैस m2, वो और दूसरे मैस से वो टकराते हैं जिसका मैस 2 kg है, उसे हम m2 कह देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कोलाइड विद अ स्टेशनरी मैस ऑफ m2। देखो मैस तो हमने लिख दिया m2 2 kg, लेकिन स्टेशनरी अरेस्ट में उसकी v2 वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्लियर। कहते हैं इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर दी जाए तो फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बॉडी द बॉल विल मूव आफ्टर कोलिजन। तो वो कहता है कि आप जो बेसिकली जब वो उसे कोलाइड करेंगे तब आप उसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि टोटल मास ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा। टोटल मास तो ऐसे ही होगा ना कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जब ये इसके टकराएगा तो मास डबल हो जाएगा ना इसका, ठीक है। तो डबल हो जाएगा तो m1 m2 टकराने तो m1 प्लस m2 लिखेंगे। तो यहाँ पे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वही आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। और आफ्टर में क्या होता है कि मैसेज जो है वो मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बाल हो सकती है, जैसे एक बाल रेस्ट में है, दूसरी आके अगर उसमें घुस जाए तो मर्ज हो जाए, तो इसलिए हम मैथ्स को क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं। जैसे वो हम जब आटा नहीं होता उसके जो वो होते पेड़े जो होते हैं, अब एक पेड़े को अगर हम रेस्ट में रख दें और अगर दूसरा पेड़ा जो है वो पीछे से आए, तो दोनों क्या है, सॉफ्ट मैस है, तो आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब m1 m2 में क्या हो गया, ऐड हो गया, सही है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, m1 कितना है 3, ये 3 पुट कर दिया, v1 कितना है 5, 5 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद m2 v2, अब देखो v2 0 है तो ज़ाहिर सी बात है m2 v2 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। m1 m2 क्या है, m1 3 है, m2 2 है, तो 3 लिख दिया, 2 भी लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। यहाँ से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आ गया, ये 3 प्लस 2 ये 5 आ गया, ये v वैसे का वैसे, ठीक है। आपने v मालूम करना है तो 5 डिवाइड हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे v मालूम करना है 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।